सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, और उसमें जो सबसे पहला चीज देखने को मिलता है वो है हमारा पदार्थ। ओके, अब देखना ये है कि हमको पदार्थ कहते किसको। इसको हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो आखिर पदार्थ होता क्या है ना? पदार्थ क्या होता है, यानी विश्व में जो जितनी भी वस्तु है, ठीक है, जिस सामग्री से बनी हुई है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। समझ में आया? यानी जितनी भी वस्तु आपके आसपास दिख रही है वे सभी पदार्थ है। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन हम कैसे देंगे, परिभाषा? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, आयतन हो उनके पास, ठीक, और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे कि आपके आसपास कोई बॉक्स होगा, कोई बक्सा होगा, वो कोई ना कोई स्थान घेरता है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही ना, वो स्थान घेरा, तो उसी को हम पदार्थ कहेंगे। ओके, डिफिनेशन समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे मान के चलिए ये मैं हूं, ठीक, ये मान के चलिए कि आप हैं या फिर मैं हूं, जो भी मानना है मान लीजिए। और ये एक पेन है, ये आपका पेन है या मेरा पेन है, मैं किसी का मान लीजिए, ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो मैं जो हूं ये क्या है, सजीव है, ये इंसान है, ये सजीव है। और ये पेन है, ये क्या है, निर्जीव है। पर ये दोनों ही क्या है, पदार्थ है। ठीक, ये दोनों ही पदार्थ है, क्योंकि पेन भी स्थान छेदता है और इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और जो मैं हूं, ये भी, मैं भी कुछ ना कुछ स्थान घेरता हूं, तो मैं भी पदार्थ ही हुआ ना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हवा, हवा भी जो वायुमंडल में है वो भी स्थान घेरती है। भोजन जो हम खाना खाते हुए हैं वो भी स्थान घेरती है। पत्थर, बादल, तारे, जितनी भी चीजें आपको दिखती है आपके सराउंडिंग में, वो सभी क्या है, पदार्थ है। अब देखिए, पदार्थ को हम वर्गीकरण करना है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ जो है, इसका क्लासिफिकेशन जो है दो तरीकों से किया गया था। ठीक, पहला तो देखिए, प्राचीन काल में क्या किया गया था कि जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने क्या किया था कि पदार्थ को जो है ना 5 मूल तत्व में बांट दिया था। ठीक, जिसको हम लोग पंच तत्व भी कहते हैं। अब देखिए, 5 मूल तत्व कौन कौन थे? पहला था वायु, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये 5 हमारे मूल तत्व थे और इसी पांचों को मिलाकर के पंच तत्व बोलते हैं हम सब। अब पुराने में जमाने के उन जो अपने दादा लोग को कहता हुआ सुनते होंगे कि पंच तत्व नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक, तो वही पंच तत्व आयु, सॉरी आयु बोलता हूं मैं, वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों के मिला के पंच तत्व कहलाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे आधुनिक यानी मॉडर्न साइंटिस्ट, जो पुराने लोग थे उनके हिसाब से हो गए हैं। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी पदार्थ को वर्गीकृत करने की कोशिश की, ठीक ना, आधार पे बांटने की कोशिश की। तो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने पदार्थ को 2 गुणधर्म के आधार पर बांट दिया गया। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ, तो समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक, अब देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप। ठीक, पहला देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पहले तो देखिए, पदार्थ जो होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं ये कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक, जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से मिलके बने होते हैं। अब देखिए पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब इसकी विचारधारा क्या होती है? क्या पदार्थ लकड़ी की तरह सतत है या रेत की तरह कणों से बना है? तो रेत का जो कण देखते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, है कि नहीं? तो
पदार्थ जो है क्या उनसे बना हुआ है, यानी इनका कहना क्या उनसे बना है। चलिए एक क्रियाकलाप से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 क्या कहता है कि हमें एक बीकर लेना है, ठीक, उसके बाद उसमें 100 मिलीलीटर पानी डालना है, प्लस उसमें नमक या चीनी हमको घोलना है। तो क्या अगर जब हम घोलते हैं नमक और चीनी को, तो पानी की जो सतह होती है तो वो थोड़ी सी भी ऊपर या नीचे होती है क्या? ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इनके अंदर खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, तो फिर कण कहाँ चले गए, है कि नहीं? रिक्त स्थान में समावेशित हो गए हैं, यानी मिल गए हैं, लेकिन पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि उनके अंदर रिक्त स्थान है, यानी खाली जगह है। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इतने मिलीलीटर में से इतना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रंग ही ले लीजिए ना, ठीक, कोई आप कलर ले लिए, अब कलर को 100 मिलीलीटर के बीकर में डालेंगे तो पहला बीकर पूरा रंग जाएगा, फिर उसमें थोड़ा 10 ml निकाल के दूसरे बीकर में डालिएगा, जिसमें मतलब 100 लीटर के बाद 4 बीकर लेके रखनी है। ठीक, तो धीरे धीरे उनके रंग जो होंगे कम होते चल जाएंगे। बस इसी प्रकार से धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जो पानी जो है ना सफेद लगेगा कि उसमें कण नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं। ठीक, एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं जो विभाजित होते रहते हैं। मैंने बोला ना कि मतलब आप खुली आंखों से नहीं देख सकते उस कण को, तो वही है बस। पदार्थ के कण के अभिलक्षण आप साथ साथ नोट भी बना लीजिएगा, ताकि देखिए मैं ये आपके लिए बनाया हूं और आप साथ में मेरे साथ मिलकर नोट्स भी बनाइए। चलिए ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठिए और बीच में रोक रोक के हो सके तो नोट्स बना लीजिए, या फिर एक बार देख लीजिए फिर नोट्स बना लीजिए। ठीक, तो देखिए पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये तो आपको पता चल गया एग्जाम्पल से। ठीक, अब देखिए रिक्त स्थान होता है। अब देखिए देखना है हमें कि ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। ठीक, अब देखिए जैसे हवा, ये क्या है? गैस है। द्रव यानी पानी, ओके। और ठोस, आपके आसपास जैसे कुर्सी हो गया, वो ठोस होते हैं, और जितनी भी चीज देखिए चार्जर ऊर्जा जो भी दिख रहे हैं आपको, वो ठोस होते हैं। अब इनके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, कणों में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए अब कैसे, जब हम अगरबत्ती, बुझी हुई अगरबत्ती की खुशबू के लिए पास जाना पड़ता है कि नहीं? आप कभी गौर कीजिएगा तो बुझी हुई अगरबत्ती की जो परफ्यूम लेने के लिए हमको, परफ्यूम सॉरी बोलते, खुशबू लेने के लिए उसको हमको उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन जब वही अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलती कहीं और है, महकती, मतलब खुशबू मेरे पास आ जाती है। कैसे आ जाती है, इसे भी हम जानेंगे अभी कुछ देर में। ठीक, देखिए ज्यो ज्यो अगर हम तापमान बढ़ाते जाएंगे, देखिए यहाँ दिया गया है कि ज्यो ज्यो तापमान को बढ़ाते जाएंगे गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और कणों की गति भी बढ़ेगी। ठीक है ना, यानी तापमान बढ़ेगी, मान लीजिए हम इसको जला दिए तो उसका जो खुशबू है वो गतिज ऊर्जा में के थ्रू कणों में गति करेगी, और हमारे हम इसको हम सुगंधित मतलब आ सकते हैं मेरे, अगर मतलब जहां भी आप रहिएगा वहां मतलब आसपास अगर जलेंगे अगरबत्ती तो फिर आ जाएगा। ठीक ना, विसरण हो जाती है हवा के कणों में। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं विसरण, यानी अब हम समझेंगे विसरण को, यानी डिफ्यूजन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। ठीक ना, ये दो विभिन्न पदार्थ यानी दो अलग अलग पदार्थ अगर आपस में मिल जाए उसे हम विसरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी एक तरह से, आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे स्याही यानी इंक जल्दी फैलती है, हालांकि शहद जो हनी होती है वो धीरे फैलती है। ठीक ना, अगर वो जल्दी फैलती है और ये धीरे फैलती है,
है कि नहीं। शहद, जो शहद मतलब जैसे हनी जो होता है, हनी का जो हनी वो देते हैं, जो होती बना के जो उससे रस्सा निकाल जाती है, उसे बोलते हैं शहद, ठीक ना। तो ही तो फिर इंक जल्दी फैलता है, और ये जो शहद होते हैं वो धीरे फैलता है। अब देखिए, गर्म पानी में जल्दी घुलता है, ठंडा पानी में धीरे घुलता है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर भी विचलन की दर तेज हो जाती है। यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो विचलन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। अभी लक्षण देखते हैं अब इनके। अभी लक्षण, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें साथ रखता है। अब क्रियाकलाप में एक ह्यूमन चेन बना करके इसे दर्शाया गया है। अब इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 5-10 लड़के सबके अब कमर पकड़ लें, ठीक ना, तो वो ठोस हो गया, यानी उसको मतलब तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हाथ पकड़ता है तो उसको छुड़ाना थोड़ा इजी हो जाता है ना, है कि नहीं। वो द्रव हो गया। जब वो उंगली को छू के रखता है तो अगर हम तुरंत मारेंगे ठप से तो उंगली छूट जाएगा उसका। वो गैस का उदाहरण हो गया, यानी तोड़ना आसान हो जाता है वहां पे, ठीक ना। बस यही एक एग्जाम्पल है, यानी ह्यूमन चेन के थ्रू समझाया गया है। एक और कुछ बड़ी बात नहीं है ये। कणों के बीच दूरी कम इक्वल टू आकर्षण बल मतलब अधिक होता है, यानी दूरी कम तो आकर्षण बल अधिक होगा। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले एग्जांपल देखें, देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे हैं जितने भी लड़के हैं, अभी जो भी हैं लड़के हैं, मनुष्य हैं, जो भी मान लीजिए आप, या फिर आप ही लोग होंगे, आप ही लोग क्लासमेट होंगे, आप एक दूसरे को जकड़ के पकड़े हुए हैं। तो इसके बीच रिक्त स्थान है क्या, बहुत कम है। बहुत जब कम रहेगा तो यहाँ बताया गया है, देखिए जब दूरी कम रहेगी तो क्या होगी, जब दूरी कम रहेगी तो आकर्षण बल अधिक लगेगा, जब दूरी कम रहेगी तो आकर्षण बल कम लगेगा। समझ गए ना। हाँ, जब दूरी कम रहेगी तो आकर्षण बल अधिक लगेगा, जब दूरी अधिक रहेगी तो आकर्षण बल कम लगेगा। चलिए, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। आकर्षण बल की समार्थी, अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी जो है ना, तो पानी पी लेता हूँ, मेरा मुंह से सूख जा रहा है, कोई बात नहीं, पानी पी के मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत। सर 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैंने पी लिया पानी। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, यहाँ पे। चलिए, हथौड़े मारने पर लोहे की कील नहीं टूटती है। आप एक कील ले लीजिएगा लोहा का, और एक हथौड़ा ले लीजिएगा, ठीक ना। अब हम जब हथौड़े को कील में जब मारते हैं तो क्या होता है, वो टूटता है क्या, नहीं टूटता है, ठीक। कारण क्या है इसका, तो लोहे के कणों में आकर्षण बल अधिक होता है। लोहे के जो कण होते हैं ना, उसमें आकर्षण बल अधिक होता है। समझ में आ रहा है ना। और आकर्षण बल अधिक किस में होता है, जब कण पास पास में होते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पे क्रियाकलाप 1.8 में दिया गया है, धारा नहीं कटती, ठीक। जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल उंगली के बल से ज्यादा है, यानी उंगली के बल से ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है। चलिए गाइस, इस मतलब आकर्षण बल अगर उंगली के बल से ज्यादा है, जिसके कारण से नहीं कट रही है, लेकिन हालांकि पानी तो कट ही जाता है, प्रेशर भी ऐसे मार रहा है। पदार्थ यानी स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे, ठीक। अवस्थाएं मतलब वही स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए, पदार्थ को 3 रूपों में होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ये एक एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, मतलब इसको 3 रूपों में डिसाइड किया गया है। अब मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ, फुल एग्जाम्पल। देखो, जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो भी इसके अंदर है, ये कण है। अब ये कण क्या करते हैं, देखिए ये हवा में फैले हैं, यानी इसके बीच आकर्षण बल
बहुत कम है, इनके बीच मतलब बहुत अधिक है ना। देखिए अब आगे हम समझते हैं, इससे आप समझ नहीं पा रहे होंगे इसे शायद, लेकिन अब आगे यहाँ लिखा हुआ तो मैं उसको समझाता हूँ। हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब आप तो यहाँ चित्र देख लिए, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए, ठोस अवस्था। देखिए ठोस में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक कॉपी या फिर बुक है, इसमें निश्चित आकार होता है, ठीक ना, डिफिनाइट शेप होता है, ठीक ना, और इसमें स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थित आयतन होते हैं, यानी इसका एक निश्चित आकार होता है गाइस, ठीक, इसका एक निश्चित आकार होता है, सीमाएं होती है और आयतन होता है, यानी इसे हम ठोस कहेंगे। नगण्य और संपीड़ितता, दबाने पर नहीं दबता है, ठीक, तो इसे हम कहेंगे ठोस। और ये बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते हैं, ठीक ना, ये बल लगाने पर टूट सकते हैं पर आकार नहीं बदलेंगे जो ठोस होते हैं। और विसरण जो होता है इसका संभव नहीं है, ठीक ना, और ठोस का विसरण संभव नहीं दोस्तों। और अब ये क्या ये ठोस है? जैसे फॉर एग्जांपल रबर बैंड, क्या ये ठोस है? खींचने पर आकार बदलता है ना, बिल्कुल बदलता है। जवाब हाँ ठोस है। बढ़ाए बल लगने पर आकार बदलती है, पर हटने पर पुनः मूल आकार में आ जाती है। हाँ दोस्तों, ठोस है। मैंने बोला कि जैसे खींचने पे आकार बदलती है, तो क्या ठोस नहीं? बिल्कुल नहीं, या मैंने बोला ऐसा, ठीक है। लेकिन जो है हम उसको खींचे तो उस समय तो ठोस नहीं मतलब हुआ, लेकिन जब हम उसको छोड़ देंगे ना, जब हम उसको छोड़ देंगे तो फिर उसी आकार में आ जाएगी। ठोस है लेकिन उसमें जब बाहरी बल कार्य किया ना, जिसके कारण से उसको खिंचाव आकार में बदलाव हुआ, पर वो ठोस है। चलो अब आगे चलते हैं। चीनी यानी नमक, जिस बर्तन में रखो उसका आकार ले लेती है। हाँ ठोस है, यानी हाँ बिल्कुल ठोस है, क्योंकि क्रिस्टल का आकार नहीं बदला जा सकता। तो क्रिस्टल का जो आकार है हम नहीं बदल सकते ना, क्रिस्टल यानी बर्तन, जो जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में जैसा हम रखेंगे वो उसका आकार ले ही लेगा भाई ना, तो वो भी ठोस है। जैसे अपवाद में आता है इसका, अब देखते हैं स्पंज। स्पंज का संपीड़न संभव है, फिर भी यह ठोस है, क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं। इन छिद्रों में वायु भरी होती है। दबाने पर अरे यार वायु बाहर निकलती है, कण नहीं दबते हैं, ठीक है ना। जब स्पंज होता है, स्पंज वाला बॉल हो गया, फिर ठोस वाला वो दबाने पे एयर उससे जो है ना आउट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन है तो वो भाई ठोस ही है ना। ऐसा नहीं कि वो द्रव है, ठोस ही है, ठीक ना, मतलब दबाने पे जो है मतलब जब तक नहीं उसमें बाहरी बल का कार्य करे तो फिर बाहरी बल, लेकिन फिर दबाने के बाद फिर वो अगर मैं उसको छोड़ दूं तो फिर उसी आकार में आ जाते हैं ना, इसलिए वो ठोस है, ठीक। चलो अब द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट को हम लोग समझते हैं, द्रव अवस्था के जो पानी होता है, ठीक। गुणधर्म यानी आकार, जिस आकार में जाएगी वो निश्चित, उसका आकार जो है निश्चित नहीं होता, ठीक ना, अनिश्चित होता है उसका आकार। अगर पानी को हम जिस बर्तन में डालेंगे वो उस आकार में हो जाएगा, वो उसका आकार ले लेगा भाई। एक गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, टब में डालेंगे टब का आकार लेगा, बोतल में डालेंगे बोतल का आकार ले लेगा, यानी उसका कोई वॉल्यूम है जो वो वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है उसका, ठीक ना। अब बहाव समझते, फ्लूइडिटी। द्रव में बहाव होता है, जैसे कि नदी का पानी, उसमें बहाव होता है कि नहीं होता है? वो भी तो पानी है, बहाव होता है भाई, इसलिए यह दृढ़ नहीं बल्कि तरल कहलाते हैं, ठीक ना। इसको तरल तरल भी बोलते हैं, है कि नहीं। चलो अब इसका देखते हैं विचरण, यानी
द्रवों में इसका विसरण देखना है। देखो गाइस, सबसे पहले समझना होगा ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण विसरण द्रवों से संभव है। हाँ, तीनों का जो विसरण है द्रव के साथ जो है संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ये ठोस जो होता है उसकी अपेक्षा द्रव में विसरण दर अधिक होती है। कारण द्रव के कणों में रिक्त स्थान होता है। द्रव जो होता है, जो पानी होती है हमारे, उसमें रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण स्वतंत्र हम गति कर सकते हैं। जैसे पानी में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो हम उसके बीच रिक्त स्थान है, तभी तो हम डुबकी लगा सकते हैं ना। यानी उसके बीच में स्पेस होता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। जल जीवों के लिए महत्व। अब देखिए, जल जीवों के लिए महत्व। वातावरण की गैस CO2, हाँ, ऑक्सीजन विसरण होकर जल में घुलते हैं। जल में भी ऑक्सीजन होता है, ये तो आपको पता है कि नहीं। तो आखिर उसमें स्पेस है तभी तो है ना, खाली रिक्त जगह है तभी तो है। ठीक है, जल ये जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाती है, ये तो आपको पता है। ऑक्सीजन को ही मतलब सांस लेती है ना। हाँ, अब देखते हैं घनत्व। सामान्यतः द्रव, गैस, द्रव ये सब जो है। अब देख घनत्व को समझिए पहले। अब इसको हम सही से समझते हैं घनत्व को। घनत्व का, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ठीक ना। सबसे कम घनत्व किसका होता है बताओ। सबसे कम घनत्व होता है गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। अब आगे देखते हैं, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। अच्छा, आपने कभी इस चीज को गौर किया है कि बर्फ पानी में क्यों तैरता है। सामान्यतः ठोस का द्रव घनत्व द्रव से अधिक होता है कि नहीं। तो अभी हम बताएं घनत्व तो सबसे अधिक ठोस का होता है, फिर द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। नहीं, गैस का तो अलग ही बात है, लेकिन ठोस फिर द्रव, ठीक ना, इसके कारण से वो तैरता है। बर्फ, पानी, आइस ये सब तैरती है भाई, तो आपको पता ही है बस, और कुछ है नहीं। आप समझते हैं हम लोग गैसीय अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था यानी क्या होता है, मुख्य कारण की पूर्ववर्ती जान लीजिए। इसका लिखना तो लिख लीजिए। देखिए, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी अगर हम गुब्बारे में भरेंगे, गुब्बारे का शेप ले लेगा भाई वो, है कि नहीं। यानी इसका आकार आयतन निश्चित अनिश्चित होता है, ठीक ना। ये रैंडम, हाई स्पीड जो भी है भाई, ये सब तो नॉर्मल चीजें आप पढ़ सकते हैं। सब चीज पढ़ अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं, ये सब चीज है कि नहीं। विसरण, तिरु, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का और अच्छे से आपको समझ में आए। विसरण, सबसे तिरु, ये सब मैं कोशिश करूंगा आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने का, जहां तक हमसे हो सके, ठीक ना। लेकिन हमको नहीं लगता कि एक पार्ट में ये हो पाएगा, सेकंड पार्ट इसका लाना होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए तब तक इसको पढ़ लेता हूँ मैं। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। हाँ, विसरण। गैसों में विसरण बहुत तीव्र से होता है, ठीक है, इतना जान लीजिए। उदाहरण, खाने की खुशबू या अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में जल्दी फैल जाता है कि नहीं। तो विसरण तो है भाई, बहुत जल्दी होता है, तीव्र से होता है, तेज गति से चलता है, उनमें रिक्वेशन बहुत अधिक होते हैं। अन्य हवा के कण में जो हमारे जिस मतलब जो हम हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें रिक्त स्थान बहुत सारे हैं, जिसके कारण से जल्दी फैलता है कि नहीं। गैसों के संपीड़ितन और अधिक होती है ये। अगर दोस्तों वीडियो 25 मिनट का हो गया है ना, तो थोड़ा मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, ठीक। और ये अभी तक इतना ही पढ़ते हैं, और हो सके तो मैं यहाँ तक कर दें क्या। यहाँ तक कर दें क्या, इसके नीचे फिर, हाँ चलो वहां तक कर देते, ठीक ना। काम पता है यहाँ पे, हाँ यहाँ तक हो गया विसरण। हाँ, अब हम नेक्स्ट पार्ट में संपीड़न पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं, और इस चैनल में अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। और ये मत समझिए कि अभी दोस्तों देखिए, पहली बात ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि
जो आप पढ़ें उसको याद ना करें, आप समझें उस चीज़ को, समझें और काफ़ी अच्छे तरीके से नोट बनाएँ। देखिए जितने भी मैं ये बता वीडियो रोक-रोक के नोट्स बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स हम पीडीएफ बना कर के भेज दें, तो ये आप कमेंट कीजिए, मैं डाल दूँगा पीडीएफ बना कर के। काफ़ी अच्छे आपके लिए मैं नोट्स बनाए हुए ये सब सारे, काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हुए देख ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूँगा और अगर नहीं है तो चैनल में तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी कुछ मोटिवेट मिले कि हाँ भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।